नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित साहू और आप जुड़े हुए हैं मेरे चैनल एमित सुमित के साथ। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमने अपने YouTube चैनल के माध्यम से एसीएट की तैयारी का एक प्रोसेस प्रारंभ किया है, ठीक है। और इसमें मैंने फिजिक्स के कुछ वीडियोस अपलोड किए हैं, साथ ही आज ही मैंने प्रौद्योगिकी विषय को लेकर भी एक वीडियो अपलोड किया है। आज हम पर्यावरण विषय के एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, जो कि आपके सिलेबस में भी है और यहाँ से सवाल परीक्षाओं में पूछे ही जाते हैं। हम एक बुक के माध्यम से स्टडी करेंगे और साथ ही साथ जो पिछले वर्षों में जो प्रश्न आए हुए हैं इस टॉपिक से उसको अध्ययन करेंगे। तो आज का जो हमारा पर्यावरण में जो विषय हम लेके चलने वाले हैं वो विषय है दोस्तों जैव विविधता का। जैव विविधता जैव विविधता इंग्लिश में इसे कहा जाता है बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है, ठीक है। तो जैव विविधता के बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। जैव विविधता को जब हम पढ़ेंगे तो उनको हम निम्न बिंदुओं के आधार पे अध्ययन कर सकते हैं, जो कि कुछ इस प्रकार है, ठीक है। अब जैव विविधता जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जो पर्यावरण का जो सिलेबस है उसका आधे से ज्यादा जो भाग है वो जैव विविधता का ही है। कहाँ का? बायोडाइवर्सिटी का। तो मेरे साथ बने रहिए वीडियो में, लास्ट तक देखिए, बिल्कुल आपको बहुत सारी बातें यहाँ से सीखने को मिलेगी। ओके, तो देखिए हम जो जैव विविधता है या बायोडाइवर्सिटी है उसको हम लोग किन किन बिंदुओं के आधार पर पढ़ेंगे आज। तो सबसे पहले जानेंगे जैव विविधता की परिभाषा। हम सबसे पहले जो जानेंगे वो है परिभाषा। दूसरा जो चीज है हम लोग जानेंगे जैव विविधता के स्तर। जैव विविधता के स्तर के बारे में जानेंगे। मैं बता देना चाहता हूं कि जैव विविधता के 3 स्तर हैं मित्रों। कितने स्तर हैं? 3 स्तर। पहले स्तर को कहा जाता है जननिक। ये परीक्षा में सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं ना कि जैव विविधता के कितने स्तर हैं। तो कितने स्तर हैं? 3 स्तर हैं। पहला है जननिक जैव विविधता, जिसको आप इंग्लिश में कहा जाए तो जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी बोल सकते हो। दूसरा है प्रजातीय जैव विविधता और तीसरा है पारिस्थितिक जैव विविधता। पारिस्थितिक जैव विविधता को आप इंग्लिश में अगर बोलोगे तो इकोसिस्टम, पारिस्थितिक तंत्र है, पारिस्थितिक तंत्र जैव विविधता। तो इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी, इसी को सामुदायिक डाइवर्सिटी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो पहला परिभाषा जानेंगे, दूसरा जैव विविधता के स्तर जानेंगे, ठीक है। उसके बाद तीसरा जानेंगे जैव विविधता का मापन। जो जैव विविधता जो होती है उसका मापन कितने प्रकार से किया जाता है। तो यहाँ पे इसका जो मापन होता है वो 3 तरीके से किया जाता है। पहला होता है अल्फा जैव विविधता, दूसरा होता है बीटा जैव विविधता और तीसरा होता है गामा जैव विविधता। और यहाँ पे एक बात सुनेंगे ध्यान से कि पिछले वर्ष में जो 2016 में जो एग्जाम हुआ था उसमें मापन से एक सवाल पूछा गया था जिसका उचित आंसर गामा जैव विविधता था। तो हो सकता है कि इस बार अल्फा या बीटा का पूछ दे या गामा को पुनः दोहरा दे, ठीक है। तो क्या होता है हम लोग ध्यान से जानेंगे, ठीक। तो ये हुआ पहला परिभाषा जानेंगे, दूसरा जैव विविधता के स्तर पर चर्चा करेंगे और उसके बाद मापन पर कि जैव विविधता का मापन किस किस स्तर पे या किस प्रकार से किया जाता है। उसके बाद थोड़ी सी चर्चा हम लोग तप्त स्तर, इंग्लिश में इसको कहा जाए तो हॉट स्पॉट। अब आप तो सुनते ही समझ गए हो कि हॉट स्पॉट क्या होता है ना। एक ऐसा क्षेत्र जहां पर किसी प्रजाति
या जैव विविधता बहुत अधिक हो उसे ना हॉट स्पॉट कहते हैं। जैसे अभी फिर आप कोरोना संक्रमण आया हुआ है नहीं, अब जहां पर कोरोना के मामले ज्यादा आ रहे हैं, जैसे मुंबई, इंडिया में मुंबई जो है कोरोना का हॉट स्पॉट बना हुआ है, ऐसा आपने सुना होगा। तो हॉट स्पॉट का मतलब वही होता है कि वहां पर उस चीज की अधिकता है, मतलब जिन क्षेत्रों में जैव विविधता अधिक होती है या प्रजातियों की संख्या अधिक होती है, बहुत सारी प्रजातियां पाई जाती है, ऐसे स्थलों को तप्त स्थल या हॉट स्पॉट कहा जाता है। ठीक है, हाँ चलिए ये हो गई। इसके बाद पांचवा जो चीज है उस पर डिस्कस करेंगे, जैव विविधता का महत्व। और छठवा जो चीज पे डिस्कस करेंगे, जैव विविधता क्षति के कारण। ठीक, तो टोटल हम 6 टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे आज, बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। लास्ट तक देखिए, अगर आप ये वीडियो लास्ट तक देख लेते हो तो यकीन मानिए कि जैव विविधता के जो सवाल आएंगे आप बिल्कुल बहुत अच्छे से बना पाओगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम बिल्कुल कॉन्सेप्ट जाएंगे और वहां पे जो पेपर होता है उसमें कॉन्सेप्ट ही पूछा जाएगा, कई सारे कथन दिया जाएगा सवाल के पीछे, फिर उस पर आपको उचित आंसर का चुनाव करना होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जैव विविधता की परिभाषा। देखिए जैव विविधता की परिभाषा होता क्या, देखो जैव का मतलब होता है जीव। अब जीव के अंतर्गत दोनों ही चीजें आएंगी, उसमें प्लांट भी आ सकते हैं और एनिमल्स भी आ सकते हैं। ठीक है, और विविधता का अर्थ होता है अंतर या भिन्नता। ठीक, तो चलिए इसकी परिभाषा इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं। देखिए परिभाषा क्या है इसका, किसकी परिभाषा, जैव विविधता का। यहां मैं लिख रहा हूं बहुत आसान भाषा में, दिए गए समय में पहला जननिक विविधता, दूसरा प्रजाति विविधता और तीसरा पारिस्थितिक विविधता का योग, ये कहलाता है जैव विविधता। आपको समझिए जैव विविधता की परिभाषा कैसे है, समझिए। दिए गए समय में, दिए गए समय शब्द का प्रयोग यहां पर इसलिए किया जा रहा है क्योंकि समय के साथ विविधता में बदलाव आ सकता है। समय समय पर जो जैव विविधता है वो तो बदलती ही रहेगी, आज कुछ अलग है, आज से 5 साल बाद अलग हो सकता है। तो हम एक टाइम लेकर के किसी एरिया का, किसी जगह के विविधता का ही डिस्कस करेंगे, तो इसलिए यहाँ पे समय शब्द का प्रयोग करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो देखिए परिभाषा क्या कहता है, दिए गए समय में जननिक विविधता, प्रजाति विविधता और पारिस्थितिक विविधता, इन तीनों विविधताओं का जो योग है वही क्या कहलाता है, जैव विविधता। आगे जानेंगे दोस्तों कि जननिक विविधता क्या होती है, प्रजाति विविधता क्या होती है और पारिस्थितिक विविधता क्या होती है। फिलहाल आप ध्यान रखिए कि जो जैव विविधता होता है उसमें 3 तरह की विविधताएं होती है और उन तीनों का जो योग होता है वही क्या कहलाता है, जैव विविधता। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, दिए गए समय में जननिक विविधता, प्रजाति विविधता और पारिस्थितिक विविधता, इन तीनों का जो योग है वही क्या कहलाता है, जैव विविधता कहलाता है। तो आई होप दोस्तों आपको जैव विविधता समझ में आ गया होगा। ठीक, चलो और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मैं कुछ बातें आपको बता देना चाहता हूं कि जो जैव विविधता जो शब्द था, है ना, क्योंकि पिछले जो क्वेश्चन पेपर है उसमें दिया हुआ है, यहां मैं बता देता हूं। जैव विविधता जो शब्द है इसका प्रयोग सबसे पहले जो बायोडायवर्सिटी है इसका प्रयोग सबसे पहले 2 वैज्ञानिकों ने किया। एक का नाम था E.A. नॉर्स
नॉर्सन, ठीक है। और एक था, यहाँ पे लिख देते हैं, आई मैकमेनस, ठीक है। दो वैज्ञानिक थे, ई नॉर्सन और IEM मैकमैन, ठीक है। तो ये दोनों नाम आप याद रखेंगे। पिछले बार जो प्रश्न आया था उसमें विकल्प के रूप में इसको दिया था, नॉर्सन को, ठीक है। तो ई नॉर्सन जो है वो मतलब बायोडाइवर्सिटी या यूं कहें जैव विविधता शब्द का सबसे पहला प्रयोग किसने किया? ई नॉर्सन ने किया है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। और उसके जो साथी थे वो कौन थे? आई मैकमैन, ये आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये दो नाम थे। चलो अब अगली बात आती है जैव विविधता के स्तर। जैव विविधता के 3 स्तर है। पहला स्तर है जैविक विविधता, दूसरा है प्रजाति विविधता और तीसरा है पारिस्थितिक या सामुदायिक विविधता। देखिए इसको ध्यान से समझिए। जैविक विविधता, जैविक विविधता में क्या होगा, जैसे समझिए, जननिक का अर्थ होता है आनुवांशिक लक्षणों से, ठीक है। जैसे मनुष्य जो है होमोसेपियंस है ना, मनुष्य की जो वंश है एक प्रकार से या कुल है, जो भी चीजें हैं बायोलॉजी में पूरा और डीपली आप जान सकते हो। तो होमोसेपियंस प्रजाति का है मनुष्य, किसका है? होमोसेपियंस प्रजाति का। लेकिन होमोसेपियंस प्रजाति के होने के बावजूद, मनुष्य होने के बावजूद हर इंसान अलग अलग दिखाई देता है, या हर इंसान का गुण अलग अलग होता है, या यूं कहें कि एक ही माता पिता के संतान होने के बावजूद, है ना, एक ही माता पिता के संतान होने के बावजूद जो बच्चे होते हैं, एक ही माता पिता की जो संतान है, उनके लक्षणों में, उनके व्यवहारों में भी बदलाव होता है, उनके रंग रूप में बदलाव होता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे आसपास जो जीव है, जो प्लांट है, या जो भी चीजें हैं, है ना, उनमें जीन के कारण या जीनों में बदलाव के कारण, पता है ना कि माता पिता से, है ना, जीन जो है जो आनुवांशिक लक्षणों के वाहक होते हैं वो संतानों में जाता है और उन्हीं से उनके लक्षण आते हैं। तो जीन के विविधता के कारण इंसानों में या पौधों में या अन्य जीव जंतुओं में जीन में विविधता के कारण, किसमें विविधता के कारण? जीन में विविधता के कारण जो विविधता आती है उसे जैविक जैव विविधता या जेनेटिक बायोडायवर्सिटी के नाम से जानते हैं। मतलब इसमें केवल एक ही प्रकार के जीवों की विविधता को हम लोग बोल सकते हैं। जैसे और ले सकते एग्जांपल, मान लीजिए बहुत सारे खरगोश है ना, बहुत सारे खरगोश है। अब आप देखोगे कि कोई खरगोश सफेद है, कोई भूरा है, कोई काला है। तो देखिए खरगोश तो सभी है ना, खरगोश तो सभी है, लेकिन एक भूरा दिखाई दे रहा है, एक व्हाइट दिखाई दे रहा है, एक ज्यादा डार्क दिखाई दे रहा है, काला। तो इसका मतलब क्या हुआ? उनमें जो जीन है वो अलग अलग है। तो जीनों में अंतर के कारण या जीनों में विविधता के कारण जो जैव विविधता आती है उसे कहा जाता है जैविक जैव विविधता। आप ऐसे भी समझ लीजिए, अभी फिलहाल इंडिया और चाइना के बीच हड़प हो रही है ना। तो आप कंपेयर कीजिए, इंडियंस को देखिए और चाइनीज को देखिए। चाइनीज की छोटी छोटी आंखें होती है, भाई इंसान सभी है ना, होमोसेपियंस की प्रजाति तो सभी है ना, लेकिन उनके जीनों में अंतर है, इंडियंस के जीनों में अंतर है। तो इस तरह का जो अंतर होता है जैव विविधता के अंतर्गत, उसे कहा जाता है जैविक जैव विविधता। ठीक, आई होप दोस्तों आपको समझ आ गया होगा। चलिए अगला है प्रजाति विविधता। प्रजाति विविधता मतलब हमारे आसपास जब कई सारी प्रजातियां हैं, जैसे कि हम ये समझिए कि पेड़ तो बहुत सारे, लेकिन एक बबूल का प्लांट है, एक बेर का प्लांट है। तो देखिए दोनों प्लांट में डिफरेंस है कि नहीं है ना। इंसान अलग दिखाई देते हैं, कुत्ते अलग दिखाई देते हैं, बिल्लियां अलग दिखाई देती है। तो प्रजातियों में जो विभिन्नताएं होती है अलग अलग प्रजातियों में, उसे ही क्या कहा जाता है? प्रजाति विभिन्नता। मतलब
देखिए जननी विविधता में आप एक ही चीज को लेकर, जैसे मनुष्य बोले तो मनुष्य को लेकर समझोगे, खरगोश बोले तो खरगोश को लेकर समझोगे, लेकिन जब प्रजाति विविधता की जब बात है तो उसमें कम से कम दो जीवों का कंपेयर करोगे तो उसे क्या कहा जाता है, प्रजाति विविधता। क्योंकि इंसान जो है होमोसेपियंस कुल का है, होमोसेपियंस है। बाकी गुलाबों की बात करें तो गुलाब जो है रोजा इंडिका है, चूहा जो है रेटास रेटास है, ऐसे टाइप का। ठीक है, तो ये हुआ, मतलब इसमें आप एक ही चीज को लेके समझोगे, प्रजाति विविधता में कम से कम दो प्रजातियों के बारे में आप कंपेयर करोगे। और पारिस्थितिक तंत्र, पारिस्थितिक तंत्रों में क्या होता है, जब आप एक विशेष क्षेत्र को, जैसे एक बहुत बड़ा जंगल को ले लिए या समुद्र को ले लिए, है ना। अच्छा आप मैं एक बात बताता हूँ, पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है, मान लो एक तालाब की बात करते हैं तो तालाब में एक ही जीव होगा क्या, मतलब बहुत सारे, काई होगा, मछली होगा, मेढक होगा, सांप होंगे, कछुए होंगे, तो कई सारे चीज वहां पे होते हैं ना, कई सारा चीज होता है वहां पर, तो उनमें भी तो विभिन्नताएं होती है ना। तो जब आप एक बड़ा सा क्षेत्र ले लिए, एक तालाब ले लीजिए, एक और तालाब ले लीजिए, और दोनों तालाबों में उपस्थित जीवों की जो विविधता है, यहाँ तालाब, क्योंकि तालाब भी एक प्रकार का पारिस्थितिक तंत्र होता है। सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र की अगर मैं बात करूं, याद रखो सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र ऐसा एरिया जहां पे बहुत सारे जीवों का समावेश होता है। ठीक है, हाँ याद, ऐसा नहीं है हर एक जगह भी हो सकता है। ठीक है, आपके ब्लड, आपका जो ब्लड है ना, ब्लड भी एक प्रकार का पारिस्थितिक तंत्र है। आपका एक सेल जो है ना, सेल कोशिका, वो भी एक पारिस्थितिक तंत्र है। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, सबसे बड़ी जो पारिस्थितिक तंत्र है वो है समुद्र, और सबसे छोटी पारिस्थितिक तंत्र होता है मनुष्य के शरीर का सेल, मतलब कोशिका। तो जब आप दो पारिस्थितिक तंत्रों में जीवों की विविधताओं के बारे में अध्ययन करते हो तो उसे कहा जाता है पारिस्थितिक या सामुदायिक, पारिस्थितिक या सामुदायिक क्या चीज, जैव विविधता। तो दोस्तों परिभाषा आपको समझ आ गया, जैव विविधता के प्रकार, जननिक जैव विविधता, प्रजाति जैव विविधता, और तीसरा पारिस्थितिक या सामुदायिक जैव विविधता। तप्त स्थल के बारे में आपको बता दिया हूं कि तप्त स्थल क्या होता है, हॉट स्पॉट। ठीक है, चलिए अगला है मापन। तो मापन में देखिए तीन तरह का होता है, अल्फा, बीटा और गामा। ठीक है, अल्फा जैव विविधता होता है, बीटा और गामा। तो यहाँ पे बहुत सरल है, जब भी जननिक जैव विविधता की बात आएगी, जब भी जननिक जैव विविधता की बात आएगी तो उसे कहा जाएगा अल्फा। हम बोल दिए, मान लीजिए हमने कहा खरगोश को लेकर के चला गया किसी विशेष क्षेत्र में, एक कोई विशेष क्षेत्र है, वहां पे खरगोश की जो जातियां हैं, खरगोश जो है अलग अलग कलर्स के दिखाई दे रहे हैं, तो वहां पे केवल और केवल खरगोश के बारे में बात कर रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में जो मापन होगा, जो हम लोग कंपेयर करेंगे, उसे क्या बोलेंगे, अल्फा। अल्फा मतलब एक ही प्रकार के जीवों का अंतर, तुलनात्मक अध्ययन, तो क्या कहलाता है, अल्फा। जब कम से कम दो प्रजातियों के बारे में कंपैरिजन करोगे तो उसे कहा जाएगा बीटा मापन। क्या कहा जाएगा, बीटा मापन। और जब आप कोई बड़े क्षेत्र, पारिस्थितिक तंत्रों को कंपेयर करोगे तब उसे क्या कहा जाएगा, गामा जैव विविधता। आसान भाषा में समझिए। ठीक है, एक मिनट, हम पिछले साल का एक क्वेश्चन है उस पर डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि पिछले साल एक प्रश्न पूछा गया था, देख लेते हैं, है ना। जैसे कि सवाल ये था, सुनना ध्यान से, है ना, मैं लिख नहीं रहा हूं। कुल भूदृश्य या भौगोलिक क्षेत्र में आवासों की विविधता को कहते हैं। देखो भौगोलिक क्षेत्र, बहुत बड़ा क्षेत्र ले रहे हैं और वहां पे जो जीवों में विविधता होगी उसे क्या कहा जाएगा। पहला है गामा विविधता, दूसरा ऑप्शन है बीटा विविधता,
तीसरा है अल्फा, चौथा स्थानीय और पांचवा था उपरोक्त में से कोई नहीं। मतलब पहले 5 ऑब्जेक्टिव आता था, उस हिसाब से 5 ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे। एक है गामा विविधता, दूसरा है बीटा, तीसरा अल्फा और चौथा स्थानीय और पांचवा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपने ध्यान से सुना होगा कि यहाँ पर एक बहुत बड़े विशाल क्षेत्र की बात की जा रही है, और जब भी किसी विशाल क्षेत्र की बात की जाएगी ना दोस्तों, तो वहां पे होगा गामा विविधता, गामा जैव विविधता होगी। ठीक, तो ये आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो। ओके, चलो तो ये हो गया। अच्छा, अगला चीज हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ये हो गया परिभाषा, जैव विविधता के स्तर, मापन। तो मापन 3 तरह का होता है, अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा मतलब जननिक वाली बात आती है, बीटा मतलब प्रजाति, और गामा मतलब पारिस्थितिक या सामुदायिक जैव विविधता की जब बात करते हैं तो किसके अंतर्गत आता है? मापन गामा के अंतर्गत। जैव विविधता के महत्व, तो जैव विविधता के महत्व की अगर मैं बात करूं तो कई सारे इसके लाभ हैं जैव विविधता के। जैसे जैव विविधता के कारण उत्पादन में वृद्धि होती है, उत्पादन में वृद्धि होती है, ये आप ध्यान रख सकते हैं। जैव विविधता के कारण औषधियों का विकास होता है। जैव विविधता के कारण ही सौंदर्य परक महत्व बढ़ता है। सौंदर्य परक महत्व को थोड़ा समझिए, देखिए थोड़ा कंपेयर कीजिए कि जैव विविधता मतलब जीवों के जब नई नई प्रजातियां आएगी तो उससे हमें क्या लाभ होगा, ये सब किसके अंतर्गत आ जाएंगे? जैव विविधता के महत्व के अंतर्गत। जैसे एक चीज बहुत अच्छे से हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, सौंदर्य परक महत्व। सौंदर्य परक महत्व को मैं आपको समझाता हूँ। देखिए मान लीजिए कोई गार्डन है, ठीक है, अब कोई गार्डन है और वहां पे हम जैव विविधता लाना चाहते हैं। तो जैव विविधता लाने के लिए क्या करेंगे? वहां पर बहुत सारे प्लांट लाया जाएगा, अलग अलग पौधे लाए जाएंगे, सबको लगाया जाएगा, ठीक है। तो देखिए वहां पे जैव विविधता के लिए गुलाब के तरह तरह के किस्में, कई सारी प्रजातियां है ना, और गेंदे की कई सारी प्रजातियां, कई सारे बहुत बेहतरीन प्लांट्स लगा रहे हैं, कई सारे वहां पे जीव जंतुओं को रखा जा रहा है। तो देखिए इस तरीके से जैव विविधता का महत्व है। जैव विविधता के कारण प्रकृति में चार चांद लग जाती है। ओके, ये आप समझ सकते हो, ज्यादा कुछ नहीं रखा है। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि पिछले साल जो 17 में एग्जाम होता वहां पर यहां से भी एक सवाल पूछा गया था, कहां से? जैव विविधता के क्षति के कारण। जैव विविधता के क्षति के कारणों को मैं यहाँ पे क्रम से लिखता हूँ, इसको नोट कर लीजिएगा। ओके, क्यों नोट कर लीजिएगा? क्योंकि यहाँ से सवाल आ सकता है और जो चीज उसमें शामिल नहीं रहेगा उनको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है। देखिए जैव विविधता के खतरा के क्या कारण? जैव विविधता के खतरा, पहला है जैव विविधता को क्षतिकरण। पहला है दोस्तों आवासों का विनाश। आवासों के निर्माण में मतलब आवासों के विनाश का, देखिए आवासों का जो विनाश है वो जैव विविधता की क्षति का एक इंपॉर्टेंट कारण है। कैसे कारण? देखो आवासों का विनाश, बात को समझिए, आवासों का विनाश, किसका विनाश? आवासों का। कैसे? समझिए बात को, ठीक है। इंसान अपने विकास के लिए जंगलों का नाश करता है ना, किसका नाश करता है? जंगलों का। अब जंगल जो है किनका आवास है? जानवरों का, है ना भाई। तो आवासों का जो विनाश हो रहा है तो फिर बहुत सारे भूभाग, बहुत सारे प्लांट समाप्त हो गए, और बहुत सारे प्लांट समाप्त हो गए तो वहां पर तो फिर जैव विविधता तो क्या हो गई? क्षति हो गई। तो आवासों का जो विनाश होता है वो जैव विविधता की क्षति का एक इंपॉर्टेंट कारण है, ठीक। दूसरा है विदेशी प्रजातियों का प्रवेश। यही सब चीज पेपर में पूछा जाता है। विदेशी प्रजातियों का प्रवेश, विदेशी प्रजातियों का प्रवेश जो है वो भी जैव विविधता की क्षति के कारण है। इसको मैं बहुत आसान भाषा में समझाता हूं। देखो अभी अभी आप लोगों ने सुना होगा कि इंडिया में पाकिस्तान से टिड्डों का प्रकोप आया। किसका प्रकोप आया? टिड्डों का। विदेशी प्रजातियों का प्रवेश। अब जब पाकिस्तान से, और एक बात और बताता हूं, पाकिस्तान में पहले अफ्रीका से आया था ना, तो टिड्डों का जब प्रकोप आया इंडिया में तो बहुत सारे फसलों का क्या हुआ? नुकसान हुआ। अब जब बहुत सारे फसलों का नुकसान हुआ तो फसलों का जब नुकसान हो गया तो जैव विविधता का नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? और एक चीज और होता है कि जैसे विदेशी प्रजाति आया तो वो क्या करते हैं,
जो हमारी स्थानीय जो प्रजाति है उनको भी समाप्त कर देते हैं। और जब स्थानीय प्रजातियां समाप्त हो रही है तो जैव विविधता का तो विनाश हो रहा है ना, तो ये भी आप ध्यान रखते हैं। तीसरा चीज प्रदूषण, सिंपल सी बात है, प्रदूषण के चलते भी जैव विविधता का क्या होगा, विनाश होगा। इसी प्रकार जनसंख्या में वृद्धि, गरीबी और कई सारे कारण हैं जिनके कारण सतत रूप से जैव विविधता को क्षति हो रहा है। आप खुद से दिमाग लगाइए कि जीवों का विकास, पौधों का विकास किन कारणों से रुक पा रहा है। अगर वो कारण जिन कारणों से रुक पा रहा है तो वो जैव विविधता के विनाश के कारण है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो था आज का हमारा टॉपिक बायोडायवर्सिटी, जिसमें मैंने बेसिक बातें आपको बताई है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो ना तो बिल्कुल लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। हाँ, इसके अगले वीडियो में मैं ऑब्जेक्टिव कराने वाला हूँ, किसका, इसी का जो आज हमने पढ़ा है। ठीक है, क्योंकि जब आप ऑब्जेक्टिव हल करोगे तो आपको और बहुत आसान लगेगा। ठीक है, तो ये था आपका बायोडायवर्सिटी, जिसमें हमने बहुत सारी छोटी छोटी बातें जानी। पहला परिभाषा जाना, जैव विविधता के स्तर जाने, कितने स्तर है, 3 स्तर, इसका मापन जान लिया। तब तीसरा हॉटस्पॉट क्या होता है आप समझ चुके हैं। इसी प्रकार विविधता का महत्व क्या है आपने समझ लिया। थोड़ा सोचना है, सोचने का विषय है। जैव विविधता की क्षति के कारण कौन कौन से कारण हैं जिनके कारण जैव विविधता की क्षति हो रही है। ठीक है, अंत में यही कहूंगा दोस्तों कि मेरा जो वीडियो है इसके लिए किसी तरह का शुल्क नहीं है। आप बिल्कुल वीडियो को ध्यान से बात कीजिए, कॉन्सेप्ट में जाइए, है ना। आंकड़ों को तो याद करना ही होता है, लेकिन कई बार पीएससी में कॉन्सेप्ट से भरा कथन निष्कर्ष वाली बात ज्यादा आती है, इसलिए यहाँ पे समझना जरूरी है। वन लाइनर क्वेश्चन हो, उसका आंसर हो, डायरेक्ट ऐसा सवाल बिल्कुल पूछा नहीं जाता है। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के भी शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन्स को दबा दें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।